नमस्कार, सलाम। हिस्ट्री सेल के यूट्यूब चैनल पे आप गांधीनामा देख रहे हैं। पिछले 9 एपिसोड आपने देखे जिसमें मैंने मेरे पूर्वज परदादा मोहनदास और परदादी कस्तूरबा के जीवन की कुछ दिलचस्प कहानियां आपको सुनाई है। अब 10वां एपिसोड लेके मैं आपकी सेवा में हाजिर हो रहा हूँ। पर गांधीनामा का 10वां एपिसोड देखने से पहले एक बार फिर आपसे इल्तिजा करता हूँ, विनंती करता हूँ कि हिस्ट्री सेल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें इससे सहारा मिलता है और हिस्ट्री सेल को सच्ची हिस्ट्री आप तक पहुँचाने के इस प्रयत्न में उनकी हौसला अफजाई भी होती है और मदद भी होती है। तो विनती है कि आप हिस्ट्री सेल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ इस इतिहास के सफ़र पे गांधी परिवार और गांधी के इतिहास के इस दिलचस्प सफ़र का आनंद उठाइए। आइए आगे देखते हैं गांधीनामा का एपिसोड 10। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह बम्बई में वकालत शुरू करने के बाद सफलतापूर्वक वकालत कर रहे गांधी को, मोहनदास को दक्षिण अफ्रीका से एक बार फिर बुलावा आता है और वो अपने वादे मुताबिक दक्षिण अफ्रीका के अपने परिवार, अपने दोस्तों की सहायता के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर जब ये उनको एहसास होता है कि इस बार अब काफ़ी लंबा रहना पड़ेगा, तो अपने परिवार को भी बुलवा लेते हैं और कस्तूर अपने बेटों के साथ दक्षिण अफ्रीका चली जाती है और वहाँ नए घर में, नए दफ्तर में एक बार फिर अपना जीवन शुरू करते हैं गांधी परिवार। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ रंग द्वेष और एक तरीके से हीन दृष्टि से देखने के कारण जो वहाँ की कॉलोनियल सरकार थी वो भारतीयों के साथ इंसाफ नहीं कर रही थी। एक के बाद एक ऐसे कानून लाए जा रही थी कि जिससे भारतीयों को वहाँ जीना मुश्किल हो जाए। ये वो भारतीय थे जो गरीबी से पीड़ित, भारत में वर्ण व्यवस्था के दमन से पीड़ित होकर एक नया जीवन ढूंढते हुए दक्षिण अफ्रीका में आए थे और बहुत कठोर परिश्रम के बाद वहां स्थायी हुए थे। इनके पास लौटने का कोई चारा नहीं था। सिर्फ एक आस्था थी कि यहां रहकर एक नई जिंदगी बनाएंगे और कुछ कर दिखाएंगे। मोहनदास इन्हीं लोगों के लिए, गरीब पीड़ित लोगों के लिए कार्यरत रहे, आंदोलन करते रहे, सरकार से गुजारिश करते रहे, न्याय की मांग करते रहे और अपने हालातों के बारे में वापस भारत में भी लोगों को जानकारी भेजते रहे। नियमित पत्र व्यवहार से गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, वैसे कई लीडर और कांग्रेस के अधिवेशन के समय दक्षिण अफ्रीका की परिस्थिति के बारे में लंबे लंबे आर्टिकल लिख के उनको अवगत कराते रहे। इसी दौरान कॉलोनियल सरकार ने बाजारों का कायदा कर दिया कि हिंदुस्तानी मूल के लोग सिर्फ सुनिश्चित जगहों में बाजार लगा सकते हैं, अपना पेशा कर सकते हैं, चला सकते हैं। और ऐसी जगह शहरों, गांवों के ऐसे बाहर वो लोग सुनिश्चित करते थे कि जहां किसी और का आना जाना नामुमकिन हो जाए।
ये नीति थी कि हिंदुस्तानी भारतीय मूल के लोग या तो सिर्फ अपने ही बीच व्यापार करते रहे और अपना गुजारा करते रहे, या इन सब कठिनाइयों से परेशान होकर चले जाए यहाँ से। लेकिन मोहनदास ये सफल होने देने वाले नहीं थे। वो लड़ते रहे, बात करते रहे, लोगों को बताते रहे। फिर एक नया कानून लाया गया कि भारतीय मूल के लोगों को उनके लिए सुनिश्चित की गई जगहों पे ही रहने दिया जाएगा। वो बाकी के लोगों के साथ उनके बीच में नहीं रह सकते, उनकी बस्तियां अलग से की जाएगी। ये एक और प्रकार था घेटोइजेशन का, आइसोलेशन का और प्रताड़ित करने का। इसके खिलाफ भी मोहन ने आवाज उठाई, ना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में पर इंग्लैंड और हिंदुस्तान में भी वो इसके खिलाफ लिखते रहे, बोलते रहे, लड़ते रहे। इसी दौरान एक पत्र में उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले से अपील की कि दक्षिण अफ्रीका में न्याय की लड़ाई लड़ने वाले भारतीयों के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए और अंग्रेज सरकार के ऊपर दबाव लाने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में भारत में एक जन आंदोलन किया जाना चाहिए। ये पहली दफा था जब एक भारतीय नेता एक राष्ट्रव्यापी अंतरराष्ट्रीय जन आंदोलन की कल्पना की बात कर रहा था ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। इससे पहले आंदोलन हुए थे, पर मीटिंगों में, भाषणों के बाहर इसका कोई असर दिखता नहीं था। किसी ने यह प्रयत्न भी नहीं किया था। ये पहली दफा था कि भारतीय मूल का एक नेता एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की कल्पना का सुझाव कर रहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। इसी तरह आंदोलन चलते रहे, कानून बनाए जाने लगे और हर कानून की पेचीदगी के बारे में मोहनदास गांधी उनका अभ्यास करने के बाद लोगों को अवगत कराते रहे कि उनकी असर उनके सामान्य जीवन पे क्या होगी। और इस तरह धीरे धीरे अपनी वकालत के साथ साथ जन नेतृत्व का भी एक अपनी आइडेंटिटी मोहनदास गांधी बनाते गए दक्षिण अफ्रीका के भारतीय मूल के लोगों के बीच में। अब उनका बसेरा जोहानिसबर्ग में हो गया था। ट्रांसवाल की सरकार के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी, लेकिन यही हालात ऑरेंज फ्री स्टेट, केप कॉलोनी, जहां जहां ब्रिटिश कॉलोनी दक्षिण अफ्रीका में बनाई गई थी और जहां जहां भारत से लाकर भारतीय मूल के लोगों को बसाया गया था मजदूरों की तरह, गिरमिटियों की तरह, एक नई भाषा में गुलामों को लाया गया था। उनके साथ यही दुर्व्यवहार, यही पक्षपाती वलन सब जगह हो रहा था। और ट्रांसवाल में रहकर मोहनदास करमचंद गांधी सारे हिंदुस्तानियों का नेतृत्व करने लगे। चूंकि वो रजिस्टर्ड नाताल में थे, इसलिए जब ब्रिटिश पार्लियामेंट का डेलीगेशन दक्षिण अफ्रीका में आया फैक्ट फाइंडिंग मिशन पे, तो मोहनदास करमचंद गांधी ने चेम्बरलिन से मिलने की इल्तिजा की कि हम मेरे देशवासियों के दल का नेतृत्व करके हमारा जो केस है उनके सामने पेश करना चाहता हूँ। ऐन वक्त पर वहाँ की सरकार ने मना कर दिया कि तुम नाताल के रहने वाले हो, तुम ट्रांसवाल में लोगों का नेतृत्व नहीं कर सकते क्योंकि तुम ट्रांसवाल के निवासी नहीं हो। भारतीय के मूल के नागरिकों ने दबाव लाया। मोहनदास गांधी हमारा नेता है और हम चाहते हैं कि उसकी ही के नेतृत्व में हम चेम्बरलिन से मिले। मीटिंग हुई
उसका कोई खास असर नहीं हुआ, क्योंकि ये पहले से सुनिश्चित था कि हम हमारे जो गोरे नागरिक हैं उनकी ही सहूलियतों के बारे में बात करने आ रहे हैं। हमें बाकी सारे नागरिकों के साथ कोई लेना देना नहीं है। भारतीय मूल के नागरिकों में निराशा बहुत हुई, लेकिन हताशा नहीं हुई। पर अब समस्याएं बढ़ रही थी, क्योंकि जो सेग्रीगेटेड कॉलोनीज का कानून था वो लागू हो गया था, और उसके मुताबिक भारतीय मूल के लोगों को इंडियन लोकेशन नाम की कॉलोनीज में शिफ्ट किया जा रहा था। ये कॉलोनीज शहर के बाहर होती थी, बहुत गिच होती थी, जहाँ कोई सुविधा दी नहीं जाती थी, जहाँ टाउन काउंसिल जो होता था वो कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता था। सब भारतीय मूल के लोगों को वहां लाकर एक बहुत ही गिच बस्ती बसा दी गई, और फिर हाथ धो दिया गया कि अब हम कुछ नहीं करते। उन बस्तियों में गंदगी बढ़ने लगी। मोहनदास करमचंद गांधी ने कई बार जो वहाँ सिटी काउंसिल के हेल्थ क्लर्क से, हेल्थ ऑफिसर्स थे, उनसे पत्र व्यवहार किया और कहा कि जो हिंदुस्तानी लोकेशन आपने बनाए, हिंदुस्तानियों के लोकेशन बनाए, आप वहाँ कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, और उसके कारण वहाँ गंदगी बहुत फैल रही है। ये संभव है कि वहाँ कोई महामारी हो जाएगी और बहुत बड़ा संकट आ सकता है। पर किसी ने इसके बारे में कोई एक्शन नहीं ली, कुछ काम नहीं किया। कई बार मोहनदास गांधी ने पत्र व्यवहार किए। उसी बीच जून 1903 में डरबन से इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन शुरू हुआ। उसके एडिटर थे मंसूर नजर, पर एडिटोरियल मटेरियल सारा ट्रांसवाल से मोहनदास करमचंद गांधी लिख के भेजते थे, वकालत भी कर रहे थे, लोगों का नेतृत्व भी कर रहे थे, और अब एक जर्नलिस्ट के रूप में ओपिनियन मेकर भी, इन्फ्लुएंसर, आज की भाषा में इन्फ्लुएंसर भी बन रहे थे। ये सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे थे, और जो चिंता मोहनदास गांधी ने हेल्थ ऑफिसर को दर्शाई थी वही सही निकली। जोहानिसबर्ग के बाहर इंडियन लोकेशन में प्लेग की महामारी फट निकली। कई 100 लोग उसकी चपेट में आ गए, कई मर गए। टाउन काउंसिल को कोई परवाह नहीं थी। जोहानिसबर्ग के इंडियन लोकेशन में मार्च 1, 1904 के दिन मोहनदास करमचंद गांधी ने हेल्थ ऑफिसर को ये चिट्ठी लिख के उनको बताया कि आपकी निष्क्रियता से के कारण इंडियन लोकेशन में प्लेग फट निकला है और लोग परेशान हैं, मर रहे हैं। उसी दिन रात को मोहनदास गांधी ने घर आके कस्तूर को कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए दफ्तर में ही रहूंगा, घर नहीं लौटूंगा। कस्तूर ने पूछा, ऐसा क्या हो गया कि आप घर नहीं आ सकते? मोहन ने दर्शाया, बहुत काम है और मैं अगर घर आता रहा तो मेरा समय व्यर्थ जाएगा, इसलिए मैं वहीं रह के काम करता रहूंगा। कस्तूर समझी कि कुछ बात है जो पति मुझे बता नहीं रहे। उसने पूछा, ऐसा तो क्या काम आ गया कि आप घर नहीं आ सकते? आप काम कीजिए, जरूर काम कीजिए, चाहे जितनी भी देर हो मैं आपका इंतजार करूंगी। घर आया कीजिए, खाना खाइए, आराम कीजिए, फिर वापस चले जाना। तब मोहन ने कहा कि नहीं,
भारतीय लोकेशन में प्लेग की महामारी फट पड़ी है और मुझे अब वहाँ काम करना पड़ेगा। जो दर्दी है उनकी सेवा करनी होगी, जो मरे हैं उनका निकाल करना होगा, सफाई करनी होगी, बहुत सारा काम है। और मैं नहीं चाहता कि प्लेग के कीटाणुओं को घर में ले आऊं। तुम और बच्चों को महफूज रखना चाहिए मैंने, इसीलिए मैं अभी जा रहा हूं। अब कह नहीं सकता कब लौटूंगा। कस्तूर ने कहा, आप अगर जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं भी काम करना चाहती, जो काम कहेंगे वो मैं करूंगी, लेकिन मैं भी आपके साथ चलूंगी। मोहनदास ने कहा, ये बहुत कठिन काम है और मैं नहीं चाहता तुम नाजुक हो, मैं नहीं चाहता कि तुम को ये बीमारी लगे। हमारे बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें घर संभालना होगा, बच्चों को संभालना होगा, मैं जाके काम करता हूँ, तुम यहीं रहो। कस्तूर ने कहा, नहीं, अगर समाज सेवा की जिम्मेदारी आपकी है तो मेरी भी है। अगर आप पीड़ितों की सेवा के लिए जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये मैं आपसे इजाजत नहीं मांग रही हूं, मैं आपको बता रही हूं कि जहां आप जाएंगे वहां मैं भी आने वाली हूं और जो काम आप करेंगे वो काम मैं भी करूंगी और कर सकती हूं। तो चलिए अब समय व्यर्थ मत बिताइए। बच्चे अब बड़े हो गए। हरी मणि की सहायता से बाकी दोनों बेटों की और घर को संभाल लेगा, मुझे भरोसा है। मैं आपके साथ चलती हूं और जितने दिन लगेंगे हम वहां काम करेंगे। मोहन आश्चर्य से अपनी पत्नी की तरफ देखता रहा, पर वो समझ गया था कि अब उसकी चलने वाली नहीं है। कस्तूर ने इरादा कर लिया था और एक तरह से उसको भी एक नाज हो रहा था अपनी पत्नी पर। कितनी बदल गई थी वो। राजकोट में जब प्लेग की चिंता हुई थी और मोहनदास जब जिनको अछूत कहा जाता, जिनको गांव के बाहर रखा जाता था, उनकी बस्तियों में जाकर जो सफाई सुनिश्चित करनी थी वो देखने जाता था, तो घर में वापस आने से पहले उनका शुद्धिकरण करवाने वाली पत्नी आज उन्हें कह रही है कि मैं भी आपके साथ उन बस्तियों में आके सफाई का काम करूंगी, दर्दियों की सेवा करूंगी। ये एक नया स्वरूप कस्तूर का मोहन भी देख रहा था। कुछ कपड़े और कुछ जरूरी चीजें लेकर कस्तूर और मोहन बेटों को अलविदा कहकर निकल पड़े दर्दियों की सेवा के लिए। भारतीय लोकेशन जो था वहां हालात बहुत खराब थे। प्लेग बहुत तीव्र गति से फैल रहा था। गंदगी बेशुमार थी। चूहे सब जगह दौड़ रहे थे, घरों में जा रहे थे, पेशेंट्स के आसपास दौड़ रहे थे, उनको काट रहे थे, उनकी गंदगी में घूम रहे थे। किसी के लिए भी ये बर्दाश्त करना नामुमकिन था, पर यह काम तो करना था। मोहन ने दूसरे कई डॉक्टरों, डॉक्टर परेरा, डॉक्टर सिंक्लेयर वगैरह के साथ वहां कार्य शुरू किया। कस्तूर ने महिलाओं का एक गठ बनाया। एक गठ रसोई संभालने लगा। दर्दियों के लिए, वॉलंटियर्स के लिए, परिवारों के लिए खाना बनाना था। एक गठ साफ सफाई में लग गया और एक गठ दर्दियों की सेवा में लग गया। कस्तूर जहां जरूरत पड़ रही थी वहां जा रही थी। मोहन ने एक अबैंडन्ड घर ढूंढ लिया था जिसमें वो एक आइसोलेशन वार्ड और हॉस्पिटल बना रहे थे जहां दर्दियों की सेवा हो सके।
सिटी के मेडिकल क्लर्क ने आकर बना कर दिया कि ये घर में तुम ये काम नहीं कर सकते। मोहन ने जब बहुत अपील की तो एक पुराना वेयरहाउस बताया, कहा कि ये देखो, ये इस्तेमाल करना है तो करो। जब वो वेयरहाउस खोला तो देखा तो उसके अंदर पूरा कूड़ा करकट भरा हुआ था। इसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते? टाउन क्लर्क ने कहा जो है वो ये है, इस्तेमाल करना है तो करो, वो घर नहीं दे सकता हूं मैं आपको। जब कस्तूर ने ये देखा तो उसने अपने पति को कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं और मेरी महिलाएं ये साफ कर देंगे। और रात भर काम करके पहले उस गोदाउन में से पूरा कचरा निकाल के उसको जलाया, फिर साबुन, डिटर्जेंट और पानी से उसको अंदर से पूरा घिस घिस के साफ किया, सैनिटाइज किया। अब इनका काम देखकर जो बाकी के भारतीय नागरिक थे, भारतीय मूल के नागरिक, उन्होंने भी मदद करना शुरू कर दिया था। तो गदेले, कपड़े, चद्दर, ब्लैंकेट्स, खाने का सामान, रसोई का सामान वगैरह सब चीज आने लगी थी। कस्तूर ने साफ किए हुए गोदाउन में एक पूरा वार्ड बना दिया जिसपे डिस्टेंसिंग का ख्याल रख के पेशेंट्स के लिए गदेले बिछाए गए, चद्दरें बिछाई गई और जगह रखी जा ताकि डॉक्टर उनको देखने जा सके और एक दूसरे को इन्फेक्शन ना लगे। एक सेक्शन में उन्होंने रसोई बना ली ताकि पेशेंट्स के लिए, वॉलंटियर्स के लिए और नागरिकों के लिए खाना बना सके। और एक जो गुट था महिलाओं का, वो इंडियन लोकेशन के घरों में जाकर वहां सफाई करने लगा। जहां दर्दी थे, जहां इन्फेक्शन पहुंच गया था, वहां से पूरा सामान निकाल कर उसको सैनिटाइज करके धीरे धीरे उस पूरी बस्ती की सफाई करने लगे। इन सब का परिणाम होता गया। मोहनदास अस्पताल में मरीजों की सेवा में लगे हुए थे। डॉक्टर और थोड़े बहुत जो ट्रेंड नागरिक थे, जो इंडियन स्ट्रेचर बेरर कोर में मोहनदास के साथ काम करने वाले, जिनको तजुर्बा था, उनके साथ मिलकर पीड़ितों की सेवा करने लगे, पर उनकी देखभाल करने लगे, उनका इलाज करने लगे। धीरे धीरे इस काम का असर होने लगा और प्लेग की जो तीव्रता थी वो कम होती गई, पर काम जारी रहा। किसी को भी आराम करने की फुर्सत नहीं थी। कितने दिन बीत गए थे, किसी को परवाह नहीं थी। काम चलता रह रहा था। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब कोई नया केस नहीं मिला प्लेग का, और फिर धीरे धीरे प्लेग की महामारी खत्म हुई। लगभग सारे मरीज रिकवर हुए। एक दिन आखिरी मरीज को अपने घर भेजने के बाद कस्तूर और मोहन थके मांदे 15 दिन से घर बार छोड़कर इलाज और सेवा के काम में व्यस्त दोनों फिर घर लौटे अपने बेटों के पास। घर में जाने से पहले नहा के अपने आप को रोग मुक्त किया, जंतु मुक्त किया। फिर घर गए, कस्तूर ने खाना बनाया। पहली बार 15 दिन के बाद सब ने मिलकर खाना खाया। बच्चों को भी अपने माँ बाप को देखने का आनंद हुआ। आखिर में बच्चों को सुलाने के बाद मोहन और कस्तूर अपने शयन खंड में गए। मोहन ने कस्तूर को आलिंगन किया। उसकी आंखों में मोहब्बत के साथ साथ इज्जत भी थी। उसने कहा, कस्तूर,
तुम कमाल हो, आज तुमने जो किया, ये जो तुमने किया है, मुझे नहीं मालूम कि तुम ये सब भी करने लगी हो। कहाँ से आई ये ताकत, कहाँ से आई ये हिम्मत? मुझे बहुत आश्चर्य है, नाज है तुम पर, और प्यार भी उतना ही बढ़ गया है मेरा। कस्तूर ने अपने पति के कानों में फुसफुसाया, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? शादी के वक्त हमने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाने का वचन एक दूसरे को दिया था, इक्वल, हर जिम्मेदारी को साथ साथ निभाएंगे ये कहा था। अग्नि को साक्षी रखकर ये वचन दिए थे। दुख में, सुख में, पीड़ा में, सब चीज में, सब हालातों में हाथों में हाथ लिए एक दूसरे के साथ जिम्मेदारी निभाने का वादा किया था। वो वादा सिर्फ एक रस्म नहीं थी, वो वादा था और वो करना था। जब वक्त आया तो वो वादा निभाना था और हमने निभाया। इसमें बड़ी बात क्या है? जो तुम कर सकते हो वो मैं भी तो कर सकती हूं। हम में फर्क क्या है? हाँ, कोई फर्क नहीं। पुरुष और नारी में कोई फर्क नहीं होता। कई बार मुझे ये लगता है कि नारी में ताकत ज्यादा होती है पुरुषों के बनिस्बत, क्योंकि वो तो घर का भी करती है, समाज का भी जिम्मेदारी निभाती है, और हमेशा जब भी जरूरत पड़े अपनी जिम्मेदारी निभाने से झिझकती नहीं। मैं जानता हूं कस्तूर, और मुझे नाज है कि मेरी पत्नी भी वैसी ही सन्नारियों में से है। और फिर मोहन और कस्तूर आखिर में 15 दिन के बाद चैन से सोए। पर मुसीबत अभी टली नहीं थी। सारी समस्याओं को सुलझाने के बाद जब ये लगा कि अब सामान्यता वापस आ गई है, अब जीवन वापस सामान्य बन के जी सकते हैं, तो टाउन काउंसिल ने ये डिक्लेयर किया कि इंडियन लोकेशन अनसैनिटरी है, और फरमान जारी करके उसको खाली करवा दिया गया। सारे हिंदुस्तानियों को पहने हुए कपड़ों के साथ वहां से हटाया गया और एक कैंप में कैदियों की तरह रख दिया गया, और वो पूरा लोकेशन सामान और घरों के साथ साथ जलाकर राख कर दिया गया। अब हिंदुस्तानियों के सामने समस्या आई, अब जिए कैसे? तब बैरिस्टर गांधी का एक नया स्वरूप सामने आया। टाउन काउंसिल के साथ लड़ के झगड़ के नागरिकों का अधिकार दिलवाने की लड़ाई का नेतृत्व उन्होंने किया। टाउन काउंसिल को मजबूर किया कि वो भारतीय नागरिकों के साथ इंसाफ करे। टाउन काउंसिल से भारतीय नागरिकों के लिए एक नया लोकेशन दिलवाया, वहां बसने के लिए मदद दिलवाई, और फिर बैरिस्टर गांधी के स्वरूप में हर पीड़ित के लिए कोर्ट में केस फाइल करके उनको कॉम्पनसेशन, मुआवजा और मदद, ये दोनों के लिए केस लड़े, और कईयों के लिए उनको अपना अधिकार दिलवाने में सफल हुए। भारतीय मूल के नागरिकों के अंदर भी मोहनदास गांधी की इज्जत और भी बढ़ गई, और धीरे धीरे बैरिस्टर मोहनदास गांधी बन गए गांधी भाई। जो सारे भारतीय मूल के लोग थे वो प्रेम आदर से बैरिस्टर गांधी को गांधी भाई करके पुकारने लगे, और ये जननायक का एक नया स्वरूप लोगों के सामने उभरने लगा।
और इसी तरह फिर से ट्रांसवाल और नाताल में मोहनदास करमचंद गांधी की जीवन यात्रा आगे बढ़ती रही। अगली बार हम देखेंगे सत्याग्रह का जन्म, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का जन्म। तो देखते रहिए मेरे साथ, मैं तुषार गांधी, और आप देखते रहिए हिस्ट्री सेल के यूट्यूब चैनल में मेरे साथ गांधी नामा का ये मज़ेदार सफ़र। बहुत बहुत शुक्रिया।